हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब जो इस फॉर्मेट में होते हैं a प्लस आयोटा बी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग KVS, NVS और EMRS में TGT मैथ्स की प्रिपरेशन मेरे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच न्यू सिलेबस प्लस PYQs को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स विद PYQs PDF के साथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अभी इस बैच पर 20% का ऑफ चल रहा है। तो यदि आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब आज की वीडियो। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 1 = 0। जब मैथमेटिशियन ने इस इक्वेशन को देखा तो देखा कि इस इक्वेशन को तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है +1 = 0। मतलब x² की वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू 0 होगी। और x² तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब x² की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। तो क्या इमेजिन किया? तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ रही है? x² = आ रहा है -1। तो x की वैल्यू आ रही है √(-1). तो मैथमेटिशियन ने √(-1) इसे इमेजिन किया i के रूप में। i मतलब आयोटा, इसे बोला जाता है आयोटा। ठीक है, क्या इमेजिन किया? √(-1) = आयोटा, इसलिए इसे बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर। अब जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया ऐसे ही इस इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या आएगा? x² = -4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है √(-4). इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं √4 × √(-1). √4 मतलब 2 और √(-1) मतलब i। तो ये आ गया 2i। तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि यहाँ पर हमने इमेजिन किया। तो इस यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू आ रही है 2i। और i क्या है? i है √(-1). समझ आ गया i क्या है? i मतलब आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? √(-1). इतनी बात क्लियर है? तो अब हम देखते हैं आयोटा के बारे में, आयोटा और उसकी पावर्स के बारे में। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? i = होता है √(-1). i², इसकी वैल्यू क्या होगी? तो i² की वैल्यू होगी -1। इसी तरह i⁻3, इसकी वैल्यू बताइए। तो i⁻3 को हम लिख सकते हैं i × i⁻2। और i⁻2 इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू है -1। तो यहाँ से i⁻3 इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -i। -i को हम क्या लिख सकते हैं? i की वैल्यू क्या है? √(-1). तो इसे हम लिख सकते हैं -√(-1). ठीक है, इसी तरह i⁻4, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो i⁻4 को हम लिख सकते हैं i⁻2 और i⁻2 इसकी वैल्यू क्या है? -1। तो -1⁻2, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो i की वैल्यू है √(-1), i² की वैल्यू है -1, i³ इसकी वैल्यू है -i, i⁻4 इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, इसके बाद जो पावर्स आती हैं उनकी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। जैसे इसके बाद क्या पावर्स आएंगी? i⁻5, i⁻6, i⁻7, i⁻8। तो वैल्यू बताइए। i⁻5 इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं i⁻4 × i लिख सकते हैं। और i⁻4 इसका आंसर क्या है? 1। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। तो i⁻5 इसकी वैल्यू आ जाएगी i। क्लियर? i⁻6 इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं i⁻2 और i⁻2 क्या है? वो है -1। तो इसकी वैल्यू आएगी -1⁻3। तो आंसर आ जाएगा -1। तो i⁻6 इसकी वैल्यू होगी -1। i⁻7 इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं i⁻4 × i⁻3। और i⁻4 क्या है? इसकी वैल्यू 1 है। तो इसका आंसर आ गया i⁻3। और i⁻3 इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है -i। तो i⁻7 की वैल्यू हो गई -i। क्लियर? i⁻8 इसे हम लिख सकते हैं i⁻4 की पावर 2।
और आई की पावर 4 क्या है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो आपने देखा कि 4 पावर्स के बाद नेक्स्ट जो 4 पावर्स हैं उनकी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। जैसे 1 2 3 4 ये पावर्स हैं, उसके बाद जो 5 6 7 8 ये पावर्स रिपीट हो रही हैं। जो वैल्यूज है ना, क्या वैल्यूज आ रही है, आई माइनस आई, आई माइनस 1 माइनस आई और 1। ठीक है, तो वैल्यूज रिपीट होती हैं। तो यहाँ से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, जैसे यदि आपको कभी बड़ी पावर पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए आई की पावर 51, तो इसकी वैल्यू आप क्या बताएंगे। तो आई की पावर 51 इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 की पावर 12 चौका 48 होता है, तो आई की पावर 4 की पावर 12 इंटू आई की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। और आई की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये पूरा तो 1 हो गया। तो आई की पावर 51 इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 3, और आई की पावर 3 इसका आंसर क्या है माइनस ऑफ आई, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस ऑफ आई या फिर माइनस ऑफ रूट ऑफ -1। ठीक है, तो यदि आपको कभी बड़ी पावर पूछा जाए तो आप सॉल्व कैसे करोगे, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 होना है, क्योंकि आई की पावर 4 इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है कि जो भी पावर है, यहाँ पर 51 है, तो 51 को आपको डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको निकालना है क्या, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा उसे आपको आई की पावर पे चढ़ा देना है। जैसे 51 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो 12 चौका होता है 48, फिर रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, तो मतलब आई की पावर 3 इसका आंसर आएगा। और आई की पावर 3 की वैल्यू क्या है माइनस आई, तो इसका आंसर आ गया माइनस आई। समझ आ गया। तो फिर अब कुछ क्वेश्चंस कर लो। जैसे इन तीनों की वैल्यू बताइए। फर्स्ट में लिखा हुआ है आई की पावर 255, तो मैंने क्या तरीका बताया कि पावर को आपको डिवाइड करना है 4 के साथ और रिमाइंडर निकालना है। तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4 छंग होता है 24, फिर 4 तिया 12, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, तो इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 3। और आई की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ आई। ठीक है, तो आई की पावर 255 इसकी वैल्यू होगी माइनस आई। अब आई की पावर 150 इसे सॉल्व करिए। तो 150 जब इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो रिमाइंडर बच रहा है 2, मतलब आई की पावर 2। और आई की पावर 2 की वैल्यू है -1, तो आई की पावर 150 इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, आई की पावर 81, जब 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर आ गया आई। ठीक है, समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है। आपको पावर को डिवाइड करना है 4 के साथ और रिमाइंडर निकालना है, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसे हम आई की पावर में चढ़ा देंगे, फिर उसके जो वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे। समझ आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर नोट करके लिखा हुआ है कि सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू होता है 0। मतलब लगातार 4 पावर वाले जो आयोटा हैं उन्हें ऐड किया जाता है तो उसकी वैल्यू आती है 0। जैसे आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0। जैसे यहाँ पर आप इन चारों को ऐड करके देखिए, इन चारों को ऐड करिए तो क्या आएगा, देखो ये कट जाएगा क्योंकि ये क्या है रूट ऑफ -1 और ये है माइनस रूट ऑफ -1, या फिर ये आई है ये है माइनस आई, तो ये दोनों तो कट गया। और यहाँ पर 1 है ये -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जब इन चारों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह जब इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आई से माइनस आई गया, 1 से -1 गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। समझ आ गया। 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा जब इन सबको ऐड किया जाता है तो इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, आप इन चारों को भी जोड़ सकते हो, आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की पावर 6, इन चारों को जोड़िए तो देखिए माइनस आई से आई गया, 1 से -1 गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। तो यदि आपको भी लिखा जाए, मतलब इस तरीके से लिखा हो आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1 प्लस आई की पावर n+2 प्लस आई की पावर n+3, तो इसकी वैल्यू होती है 0। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू जैसे 21 है तो क्या आएगा आई की पावर 21 प्लस आई की पावर 22 प्लस आई की पावर 23 प्लस आई की पावर 24, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लो। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए सॉल्व करिए। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बताना है और n के बारे में बोला है कि n एक नेचुरल नंबर है, तो n की कोई भी वैल्यू मान लो जो कि नेचुरल नंबर हो, तो हम n इक्वल टू मान लेते हैं 1,
क्या आ जाएगा, आई की पावर 5 माइनस आई की पावर 3 अपॉन 2। आई की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई की पावर 3 मतलब माइनस ऑफ आई अपॉन 2। ये क्या आ गया, ये हो गया 2i अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू आ गई आई। ऑप्शन नंबर बी। आसान था। अब इस क्वेश्चन को करो तो आई की पावर 23, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, तो आई की पावर 3 लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन आई की पावर 37, इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आई होल पावर है 2। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व कर लो, क्या आएगा, जब एलसीएम लेंगे आई तो यह आएगा आई की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 2। अब आई की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, मतलब ये आ गया 2 अपॉन आई की होल पावर 2, मतलब 4 अपॉन आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो फाइनल आंसर आ गया -4। ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया कैसे किया। अब इस क्वेश्चन को करिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर जो आई की पावर्स हैं और नीचे जो आई की पावर्स हैं उनमें 10 का अंतर है, कितने का, 10 का अंतर है। तो यदि हम ऊपर वाले में से आई की पावर 10 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आई की पावर 582 प्लस आई की पावर 580 प्लस आई की पावर 578 प्लस आई की पावर 576 प्लस आई की पावर 574, और नीचे भी यही लिखा हुआ है +2। तो देखिए ये पूरा कट गया, क्या आ जाएगा, आई की पावर 10 प्लस 2, और आई की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, तो आई की पावर 2 प्लस 2, और आई की पावर 2 की वैल्यू है -1। फाइनल आंसर आ गया हमारा 1। क्या आंसर आ गया 1। आसान है ना। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है कि दुनिया का कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसे हम इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, किस फॉर्मेट में, a प्लस आयोटा बी, और यहां पर a और b क्या है, तो a और b है रियल नंबर्स। यदि हम किसी नंबर को इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे यदि कहीं पर लिखा हुआ है 3 + 2i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरह यदि लिखा हुआ है 3i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 0 + 3i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह यदि लिखा हुआ है 5, अब 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो 5 तो एक रियल नंबर है, और 5 को हम लिख सकते हैं 5 + 0i लिख सकते हैं ना। मतलब ये चेंज हो गया a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा बोला जा सकता है कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, और ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो सुपर सेट होता है इन सभी नंबर्स का। ठीक है, समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सुपर सेट होता है इन सभी नंबर्स का। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर सोच लो, उसे हम a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे यदि लिखा हुआ है पाई, तो क्या पाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं पाई + 0 आयोटा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ आ गया। तो ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसे आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इसके सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि कहीं पर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी, और यहां पर a और b क्या है, a और b है रियल नंबर्स। ठीक है, तो यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि b की वैल्यू 0 हो जाए, b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो z = a आएगा, तो इसे हम बोलेंगे प्योरली रियल। ये आप देखो ना कि b की वैल्यू 0 हो गई, तो ये तो एक रियल नंबर आ गया, तो इसे हम बोलेंगे प्योरली रियल। और यदि a की वैल्यू 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या आएगा, z = ib, तो ये होगा एक
प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं? तो इमेजिनरी नंबर उसे बोलते हैं जहाँ पर b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो इन्हें एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले देखते हैं प्योरली रियल। तो प्योरली रियल के तो बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे यदि नंबर लिखा हुआ है z इक्वल टू 2, तो ये प्योरली रियल है क्योंकि इसमें क्या है 2 प्लस आयोटा 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 0 है, तो ये एक प्योरली रियल नंबर है। ऐसे आप ले सकते हो -3, तो ये भी एक प्योरली रियल नंबर है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं -3 प्लस आयोटा 0। ठीक है, तो ये एक प्योरली रियल नंबर है। अब प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा? तो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा 3i, -3i, √3i या πi। तो ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है जहाँ पर a की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल आप देख सकते हो 3 + 2i या फिर 5i, तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। तो 5i प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है, क्योंकि डेफिनेशन देखो ना, जहाँ पर b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो इसमें b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। और a की वैल्यू 0 है यहाँ पर, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, समझ आ गया? ये डेफिनेशन से आपको क्लियर होना चाहिए। जब b की वैल्यू 0 होती है तब उसे बोला जाता है प्योरली रियल नंबर, a की वैल्यू 0 होती है तो उसे बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं? जब b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अब एक नंबर होता है जो कि है 0। तो 0 के बारे में बताइए, ये 0 कैसा नंबर है? तो 0 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं ना। तो इसमें देखिए a की वैल्यू क्या है? 0 है, तो a की वैल्यू 0 है, मतलब ये जो नंबर है ये है प्योरली इमेजिनरी। और इस नंबर में b की वैल्यू भी 0 है, तो b की वैल्यू 0 है, मतलब 0 को हम बोलेंगे प्योरली रियल। तो 0 एक प्योरली रियल नंबर भी है, प्योरली रियल नंबर भी है, प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है, बट लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या है? इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन है कि b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर b 0 है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो कि प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है, लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं है, बट नॉट इमेजिनरी। समझ आ गया? तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है 0 के बारे में, कि 0 एक प्योरली रियल नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं है। ठीक है, तो 0 एक अलग नंबर है। अब देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिस प्लेन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को क्या बोला जाता है? उस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन। ठीक है, जैसे रियल नंबर में हमने देखा था, रियल दुनिया में ये रियल नंबर को यदि हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो जिस प्लेन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। यही बोलते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन पर एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, लेकिन आर्गन प्लेन जिस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसमें एक्स एक्सिस को बोला जाता है रियल एक्सिस। क्या बोला जाता है? रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस को बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी एक्सिस। तो यदि कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 + 3i, इसे हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है इस आर्गन प्लेन पर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 2 + 3i, a की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। तो हम 2, 3 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आर्गन प्लेन पर 2, 3 कहाँ पर है? तो 2, 3 है यहाँ पर, तो ये पॉइंट है 2, 3। ठीक है, इसी तरह यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3i, इसे रिप्रेजेंट करना है इस आर्गन प्लेन पर, तो 3i का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 3, तो 0, 3 ये कहाँ पर होगा? तो 0, 3 यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट है 0, 3। समझ आ गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पर ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है z = a + ib, तो a क्या है? तो a को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला जाता है? रियल पार्ट ऑफ z। और b को क्या बोला जाता है?
सिर्फ बी, आई बी नहीं, सिर्फ बी, बी को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ओनली बी, आई बी मत बोलने लगना। सिर्फ बी को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, ए को बोला जाता है रियल पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बताइए कि रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है 3। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो देखिए रियल नंबर जो हमने पढ़े हैं, रियल दुनिया में यदि कहीं पर लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, जब भी ऐसा लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, यदि इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है ए की वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा और बी की वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते थे कि ए इक्वल टू और बी इक्वल टू दोनों की वैल्यू 0 होगी। ये रियल दुनिया में होता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हुआ है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि z1 और z2 दोनों की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते, डजंट एम्प्लाई। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल है क्या, तो बिल्कुल है। z1 को यदि हम मान लें एक कॉम्प्लेक्स नंबर i, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू को हम मान लेते हैं 1, तो 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हो गया आई स्क्वायर प्लस 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। तो देखिए z1 ये नॉन जीरो है, z2 ये भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो है फिर भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जब भी लिखा हो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि z1 और z2 दोनों की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, डजंट एम्प्लाई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे यहां पर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करिए। तो z1 प्लस z2 करना है, z1 क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, प्लस करना है 2 माइनस आयोटा के साथ। तो ऐड कैसे किया जाता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। तो 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5, 4 आयोटा माइनस आयोटा क्या आ जाएगा प्लस 3 आयोटा, तो आंसर आ गया 5 प्लस 3 आयोटा। अब माइनस करूं तो z1 है 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, तो 3 माइनस 2 1, 4 आयोटा माइनस ऑफ माइनस आयोटा तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा माइनस माइनस आयोटा, तो 1 प्लस 5 आयोटा, तो ये आ गया z1 माइनस z। अब मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वैसे ही करते हैं जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लस 2 माइनस आयोटा, तो मल्टीप्लाई करो तो 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 4 ऑफ आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा प्लस 5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ जाएगा प्लस 4। फाइनल आंसर आ जाएगा 10 प्लस 5 आयोटा। अब डिवाइड करो तो z1 है 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन z2 है 2 माइनस आयोटा। तो डिवाइड कैसे करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करिए तो ऊपर आएगा 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आ जाएगा 4 प्लस 1। ऊपर क्या आ रहा है देखो यहाँ पर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 4, तो क्या आएगा 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा, ये आ गया z1 अपॉन z2। समझ आ गया। अब ये तो आंसर आ गया। यदि आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2, तो ये क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या है 2 अपॉन 5। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 है 11 अपॉन 5। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन z2 में 11 अपॉन 5 लिखना है, 11 अपॉन 5 आई मत लिख देना। ठीक है, तो समझ आ गया। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं
और अब हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे अच्छी बात पता क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा और एक जगह लिखा हुआ है 2 + 4 आयोटा, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि 2 + 3 आयोटा लेस देन है 2 + 4 आयोटा से। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं तो हमें एक चैप्टर और पढ़ना पड़ता। कौन सा चैप्टर? इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब कॉम्प्लेक्स दुनिया इस अच्छी दुनिया, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बता सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है कि नहीं। तो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल कब होंगे? जैसे Z1 है x1 + आयोटा y1 और Z2 है x2 + आयोटा y2, तो दोनों इक्वल कब होंगे? तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 दोनों इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 दोनों इक्वल हो। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तभी हम बोल पाएंगे कि Z1 और Z2 इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब x1 इक्वल टू x2 होगा और y1 इक्वल टू y2 होगा। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हाँ इक्वल बता सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर नोट करके क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 आयोटा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलिए, क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये तो कट गया, तो फाइनल आंसर आ गया 2 आयोटा। ऐसे ही 1 - आयोटा, इसका स्क्वायर खोलिए, 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, तो ये क्या आ गया? इसकी वैल्यू आ गई -2 आयोटा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 + आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 आयोटा, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है -2 आयोटा, ठीक है। क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए, यदि डायरेक्ट आपको इनकी वैल्यू याद होंगी तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाओगे। वैसे तो आप सॉल्व कर दोगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकालना आसान है, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट पता होगा कि हाँ इसकी वैल्यू हमें पता है 2 आयोटा होती है और इसकी वैल्यू -2 आयोटा होती है, तो आप इस डायरेक्शन में सोच पाओगे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बने वो देख लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को करिए, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू बताना है और बोला है जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है, तो आप सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं कि n की वैल्यू को आप 1 मान लें, n इक्वल टू 1, तो सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि 1 - आयोटा इसकी जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हमें पता है कि -2 आयोटा होती है, तो उसका यूज़ करिए। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है 1 - आयोटा, तो n की वैल्यू को हमने मान लिया 2, तो यह आ जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर इंटू एलसीएम लेंगे, यहाँ पर i आएगा तो i आयोटा -1 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? तो इसकी वैल्यू होगी -2 आयोटा, और ये लिखा हुआ है आयोटा -1। अब आयोटा -1 हो या 1 - आयोटा हो, बात तो एक ही है क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू वही है क्या? 1 - आयोटा, तो 1 - आयोटा का होल स्क्वायर क्या आएगा? -2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर गया, फाइनल आंसर आ गया हमारा 4। तो किस ऑप्शन में n की वैल्यू 2 रखने पर 4 आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी हाँ बिल्कुल सी में, ऑप्शन नंबर सी में जब n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो हमारा 4 आंसर आ रहा है। समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करूं, देखो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा। 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है? -2 आयोटा अपॉन नीचे लिखा हुआ 1 + आयोटा, उसका होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू होगी 2 आयोटा, प्लस 1 + आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा अपॉन नीचे क्या आएगा? -2 आयोटा। तो कट, सब कुछ कट रहा है, तो क्या आ रहा है? -1 फाइनल आंसर आ रहा है -2, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? तो यदि हमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता होगी कि 1 - आयोटा इसकी वैल्यू होती है -2 आयोटा, 1 - आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है -2 आयोटा, 1 + आयोटा उसका होल स्क्वायर होता है तो वैल्यू आती है 2 आयोटा। यदि ये वैल्यू आपको पता है तो आप डायरेक्ट मतलब बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल से 5 सेकेंड में। समझ आ गया? तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए।
इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, तो आपको a और b की वैल्यू बताना है। सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करोगे? हमें डिवाइड करना है इन दोनों को, तो डिवाइड कैसे करते हैं? रैशनलाइज करके। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा प्लस, इसे सॉल्व करो तो 4 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। सॉल्व करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 प्लस 1 प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो 12 माइनस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आएगा? 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो 4 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा? +4। सॉल्व करने पे क्या आएगा? देखो यहाँ पर 2 है और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -2, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये दोनों काट दिया हमने। ऊपर आ रहा है -5 आयोटा और नीचे आ रहा है 5 प्लस, यहाँ पर देखिए 12 माइनस 2, तो ये आ रहा है 10 माइनस 11 आयोटा अपॉन, नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है 30, 5 से 5 गया तो माइनस आयोटा प्लस 10 माइनस 11 आयोटा अपॉन 13, एलसीएम आएगा 13, क्या आ जाएगा? -13 आयोटा प्लस 10 माइनस 11 आयोटा, तो 10 अपॉन 13 माइनस, ऐड करने पे क्या आ रहा है? 24 अपॉन 13 आयोटा, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन कौन सा है? ये ए है, ये बी है। 10 अपॉन 13 और -24 अपॉन 13, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया कैसे सॉल्व किया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आयोटा पर। ठीक है, बढ़े आगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल है। यदि ये प्योरली रियल है तो आपको थीटा की वैल्यू बताना है। कैसे सॉल्व करोगे? प्योरली रियल का क्या मतलब है? जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे तो ये चेंज होगा, किस में चेंज होगा? a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। और प्योरली रियल मतलब? प्योरली रियल मतलब बी की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो आपको पहले इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको चेंज करना है a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। चेंज करने के बाद आपको b इक्वल टू 0 करना है और फिर वहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी। सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको सिर्फ यूज़ है b का, a का कोई यूज़ नहीं है। मतलब सिर्फ उस टर्म का यूज़ है जिसमें आयोटा आ रहा है ना। यदि आपको ये क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर तो मैं आपको पूरा ही सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? रैशनलाइज करके। तो 3 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा। रैशनलाइज करो तो 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 6 आयोटा कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर। यही आ रहा है। नीचे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर कॉस थीटा। आपको यूज़ सिर्फ उस टर्म का है जिसमें आयोटा आ रहा है। आपको बी का यूज़ है ना, बी इक्वल टू 0 करना है। तो आयोटा किस किस में आ रहा है? तो इस टर्म में आ रहा है और इस टर्म में आ रहा है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो -1 हो जाएगी, तो इसमें से आयोटा हट गया, इसमें आयोटा है ही नहीं। तो ये दोनों टर्म का आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इसका यूज़ करिए। क्या आ जाएगा? 8 आयोटा कॉस थीटा। नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है 1 प्लस 4 कॉस, अच्छा स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बी आ गया। यहाँ पर है प्योरली रियल बताना है। प्योरली रियल मतलब बी की वैल्यू को आपको 0 बताना है। तो इक्वल टू 0 करेंगे। इक्वल टू 0 मतलब ये 0 कब आएगा? जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 8 आयोटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ रहा है 0 के। अब कॉस 0 कब होता है? तो याद करो, कॉस 0 कहाँ पर होता है? तो कॉस 0 होता है यहाँ पर π/2 के ऑड मल्टीपल पर। तो π/2 का ऑड मल्टीपल, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? तो 2n + 1 π/2। तो ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन जिस टाइप के होंगे उस टाइप से हम आंसर दे देंगे।
क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पर लिखा हुआ था प्योरली रियल, यदि प्योरली इमेजनरी बोलता तब हमें किसका यूज़ होता? तब ए का यूज़ करते, मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, मतलब इन दोनों टर्म्स का यूज़ होता, ठीक है, उसे हम इक्वल टू 0 करते, क्योंकि वहाँ पर हमें प्योरली इमेजनरी बताना होता है। तो प्योरली इमेजनरी में ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में यदि है तो प्योरली इमेजनरी में ए इक्वल टू 0 होता है, प्योरली रियल में बी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करो, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बोला है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट 0 है। क्या है? 0 है। तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। सॉल्व करिए तो 3 + 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 - 3 आयोटा कॉस थीटा। सॉल्व करिए, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आएगा 1 + 3 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 + 3 आयोटा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करो तो 3 + 9 आयोटा कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा प्लस 6, और ये आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 9 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो +9 कॉस स्क्वायर थीटा। हमें बताना है कि जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो आपको सिर्फ रियल पार्ट मतलब ए की वैल्यू के बारे में बताना है। ए मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, तो आयोटा किस किस बनेंगे? इसमें और इसमें, तो सिर्फ इसे कंबाइंड करो, क्या आ जाएगा? 3 + 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आ रहा है? 1 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आपको 0 करना है। तो 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू आ रही है, अच्छा यहाँ पर -1 है तो ये प्लस नहीं माइनस आएगा, है ना, तो ये है माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या आ रही है? तो इसकी वैल्यू आ रही है 3/6 मतलब 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 1/√2। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/4। तो थीटा की वैल्यू π/4 आ गई, तो इसे सॉल्व करो तो वैल्यू रखो, तो साइन स्क्वायर 3 π/4 प्लस कॉस स्क्वायर π/4। तो 3 π/4 क्या होता है? साइन 3 π/4 होता है 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 + 1/2, तो आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1। आसान है, समझ आ गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालना है कि रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो इसे सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, तो डायरेक्ट आप उस ट्रिक को समझिए। ट्रिक क्या है? आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया होगा कि रूट ऑफ a + आयोटा b। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएगा, जो कि x + आयोटा y के फॉर्मेट में होगा। मतलब अब आपको x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से और y की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। x स्क्वायर इक्वल टू होता है रूट ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस a/2 और y स्क्वायर इक्वल टू होता है रूट ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस a/2। मतलब एक बार आपको रियल पार्ट को ऐड करना है और एक बार आपको रियल पार्ट को माइनस करना है, बाकी तो दोनों में सेम है ना। सिर्फ एक बार आपको रियल पार्ट को ऐड करना है, एक बार रियल पार्ट को माइनस करना है। तो यहाँ से आएगी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो फिर एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी और फिर इसमें रख देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको वैल्यू निकालना है इसकी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कैसा आएगा? रूट है तो बाहर आएगा ± x + आयोटा y। देखो बीच में प्लस क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में बीच में प्लस है। यदि इसमें बीच में माइनस आता तो हम बीच में माइनस लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिख रहे हैं। अब आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने देखा कि x स्क्वायर इक्वल टू होता है रूट ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। एक बार हम ऐड करते हैं रियल पार्ट को, मतलब 3 + 3 हो गया /2 और y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा?
तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3/2 सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा, तो ये तो 888 बन रहा है, 3 4 5, तो इसकी वैल्यू तो 5 आना है, तो 5 + 3 मतलब 8/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर आपको +-2 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही लगा दिया, ठीक है, तो यही ट्रिक है, आपको x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू निकालिए तो y स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 5 - 3 मतलब 2/2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1, तो बस वैल्यू रख दो, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा +-2 + आयोटा। तो ये आ गया इसका आंसर। समझ आ गई कैसे सॉल्व करना है? तो कुछ क्वेश्चंस और देख लो आप ताकि और क्लियर हो जाए। फर्स्ट को तो सॉल्व कर लिया, सेकंड को देखिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, +-, यहाँ पर आएगा रियल पार्ट और बीच में क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस है, माइनस फिर यहाँ पर आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट आएगा, तो आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो x स्क्वायर इक्वल टू होगा वही 888 बन रहा है 3 4 5, तो क्या आएगा 5, एक बार हम ऐड करेंगे रियल पार्ट को अपॉन 2, y स्क्वायर इक्वल टू एक बार हम माइनस करेंगे रियल पार्ट को, x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है 1, क्या आंसर आ जाएगा हमारा? तो फाइनल आंसर आएगा 2 - आयोटा, +-2 - आयोटा। थर्ड को देखिए, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, +- बीच में आएगा प्लस, अब x और y की वैल्यू निकाल लो, तो x स्क्वायर इक्वल टू होता है, यहाँ भी 888 बन रहा है 3 4 5, तो 5 एक बार हम ऐड करेंगे रियल पार्ट को अपॉन 2, एक बार हम माइनस करेंगे रियल पार्ट को अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ रही है 1, y की वैल्यू आ रही है 2, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ को देखिए, जब इसे सॉल्व करोगे तो +- बीच में आएगा माइनस, तो आपको x और y की वैल्यू निकालना है, तो x स्क्वायर इक्वल टू होगा 5, एक बार हम प्लस करेंगे रियल पार्ट को, y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस हम रियल पार्ट को माइनस करेंगे, x स्क्वायर, x इक्वल टू क्या आ रहा है, तो x इक्वल टू आ रहा है 1 और y इक्वल टू आ रहा है 2, तो 1 - 2 आयोटा, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है? आपको सिर्फ साइन का ध्यान रखना, पहली बात तो बीच में प्लस है तो आंसर में बीच में प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो आंसर में भी बीच में माइनस आएगा, ठीक है ना, और x और y की वैल्यू निकालना है इस तरीके से, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, या ना। और 888 बन रहा है यदि, तो फिर तो और आसान है, जैसे इन चारों को सॉल्व करिए, यहाँ पर भी 888 बन रहा है, क्या 888 है 7 24 25, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 + 7/2, y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 - 7/2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रहा है 16, तो मतलब x की वैल्यू आ रही है 4, और y की वैल्यू क्या आ रही है, y स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब y की वैल्यू 3, तो इसका आंसर आएगा +-4, बीच में क्या आएगा प्लस, 4 + 3 आयोटा। सेकेंड को सॉल्व करिए तो बीच में तो माइनस आएगा और बाहर +-, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 + 7, वैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, फाइनल आंसर आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। ऐसे थर्ड वाले को सॉल्व करिए और फोर्थ वाले को सॉल्व करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, सॉल्व करना है, ये एज इट इज़ यही वाला क्वेश्चन है, सेकेंड वाला। क्या आंसर आया हमारा, हमारा आंसर आया +-4 - 3 आयोटा। तो या तो ऐसा लिखो या फिर ये डी में जो लिखा हुआ है ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर +- लगा हुआ है ना, तो दोनों का मतलब सेम है, तो 3 आयोटा -4, बाहर लगा हुआ है +-, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसमें भी हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा √a² + b², a क्या है -2, तो 4 + 4 × 12, एक बार हम ऐड करेंगे रियल पार्ट को अपॉन 2, तो पहले x की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ रहा है 4 - 2 मतलब x की वैल्यू आ रही है 1, y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4, एक बार हम माइनस करेंगे रियल पार्ट को अपॉन 2, y की वैल्यू आ रही है √3, ये आ गई y की वैल्यू। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा +-1
प्लस √3 आयोटा। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है √3। ऑप्शन नंबर ए। आसान है, ठीक है, समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है आपको। बढ़े आगे। अब हम देखेंगे कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको सिर्फ आई को रिप्लेस करना होगा -i से, बस इतना ही है। जैसे यदि कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a + आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो पहले बात तो कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। तो इसका कॉन्जुगेट होगा a - आयोटा b। i को हमने रिप्लेस कर दिया -i से। तो यदि हमें कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो 3 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 आयोटा। ठीक है। अब कॉन्जुगेट हमें ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, अब ये देखते हैं। हम कॉन्जुगेट निकालते हैं कैसे, आई को रिप्लेस करते हैं -i के साथ, लेकिन कॉन्जुगेट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3,4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो कॉन्जुगेट आएगा 3 - 4 आयोटा। अब पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करो। तो 3,4 कहाँ पर होगा, तो 3,4 यहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। ये आर्गन प्लेन है, ये क्या है, ये रियल एक्सिस। ठीक है। अब इस कॉन्जुगेट को इस आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करो। तो कॉन्जुगेट क्या है, 3,-4। 3,-4 यहाँ पर है, यहीं पर है। तो ये कॉन्जुगेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्जुगेट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट का मिरर इमेज। मिरर इमेज किस पर, रियल एक्सिस पर। तो ये भी आपको नोट में लिख लेना है कि कॉन्जुगेट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट का मिरर इमेज रियल एक्सिस पर। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, मतलब थ्योरी वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपको नोट में लिख लेना है कि कॉन्जुगेट उस पॉइंट का मिरर इमेज बताता है रियल एक्सिस पर। ये आपको समझ आ गया होगा कैसे। अब हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे यदि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे। मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं mod of z, और इसका मॉडुलस निकलता है √3² + 4²। अभी कुछ देर पहले हमने इसका यूज़ किया था, मॉडुलस का ही यूज़ किया था जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए x और y की वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो वहाँ पर a² + b², तो वहाँ पर हम मॉडुलस का ही यूज़ कर रहे थे। मॉडुलस कैसे निकलता है, √a² + b²। समझ आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब हम देखते हैं कि मॉडुलस ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यही वाले कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z = 3 + 4 आयोटा। तो इसका मॉडुलस क्या आ रहा है, इसका मॉडुलस आ रहा है 5। तो 3 + 4 आयोटा, इसे आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करो। तो 3,4 कहाँ पर होगा, 3 + 4 आयोटा है, 3,4 आएगा यहाँ पर। तो 3 + 4 आयोटा का जो मॉडुलस होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। क्या बताता है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। जैसे ओरिजिन डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालिए। तो देखिए ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 3 और ये डिस्टेंस है 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √3² + 4², मतलब 5। समझ आ गया कि मॉडुलस ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और मॉडुलस निकालते कैसे हैं, √a² + b²। अब देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यदि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं z1 और z2, जैसे z1 हमें दिया हुआ है x1, y1 और z2 दिया है x2, y2। ये तो हमने अभी आर्गन प्लेन पर लिखा हुआ है, इसलिए हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहे हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 = x1 + आयोटा y1 और z2 है x2 + आयोटा y2। यही है, हमें डिस्टेंस निकालना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ z1 - z2। तो आपको पहले z1 - z2 निकालना है, फिर उसका मॉडुलस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए z1 - z2 निकालिए, क्या आएगा, x1 - x2
प्लस आयोटा y1 माइनस y2, ये आ गया z1 माइनस z2, इसका मॉडुलस निकाल दो। तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब रियल पार्ट, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, तो ये तो फॉर्मूला बन गया, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा ही था ना, दो पॉइंट के बीच, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये एज इट इज़ वही फॉर्मूला बन गया। तो आपको यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच डिस्टेंस निकालना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग मतलब ये जो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, इसका क्या मतलब है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब है कि z1 का डिस्टेंस z2 से, z1 का डिस्टेंस z2 से कितना है, ठीक है। जैसे यदि लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस आयोटा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि z1 का डिस्टेंस आयोटा से। अब z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है और आयोटा मतलब 0,1, तो z1 का डिस्टेंस 0,1 से। इसी तरह यदि लिखा हो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस 1, इसका क्या मतलब है, तो z1 प्लस 1 इसे हम लिख सकते हैं z1 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। मतलब z1 का डिस्टेंस आपको निकालना है -1 से, -1 मतलब -1,0 से, तो z1 का डिस्टेंस -1,0 से। तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि यदि कहीं पे लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, इसका मतलब है z1 का डिस्टेंस z2 से, ठीक है। बाकी निकालना कैसे ये तो आपने देख लिया, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेना। क्लियर है इतनी बात। अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे यदि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x प्लस आयोटा y, तो पहले तो इसे रिप्रेजेंट करो इस आर्गेन प्लेन पर। तो हमने माना यहाँ पर है x, y, तो ये जो पॉइंट है ये इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, जो एंगल बनाता है उसी को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, वो होगा थीटा। समझ आ गया आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि वो पॉइंट मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निकालते हैं तब पॉजिटिव आएगा वो एंगल, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम एंगल निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये कन्वेंशन भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निकालते हो तो पॉजिटिव आता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निकालते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आया, वो आया थीटा। लेकिन एक बच्चा है वो एंगल को मेजर कर रहा है कुछ इस तरीके से, मतलब एक बार पूरा राउंड लगा रहा है और फिर एंगल को मेजर कर रहा है, तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। तो ये कितना आ जाएगा, 2π प्लस थीटा। ऐसे ही दूसरा बच्चा है जो कि 2 बार एक चक्कर लगा रहा है, 2 बार चक्कर लगाने के बाद एंगल मेजर कर रहा है, तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4π प्लस थीटा। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। तो मतलब आर्ग्यूमेंट के मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, लेकिन जो सबसे छोटा आर्ग्यूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है और कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है वो -π से +π के बीच होती है। तो यदि जैसे एक आर्गन प्लेन है, इस आर्गन प्लेन पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम कैसे निकालेंगे आर्ग्यूमेंट को, तो हम आर्ग्यूमेंट को मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में, तब हम कैसे मेजर करेंगे, तब भी हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और यदि वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, तब हम कैसे मेजर करेंगे, तब हम मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसे हम मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि जो एंगल की वैल्यू है वो -π से +π के बीच होती है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान रखना है, यदि एंगल 180 है तब आप कैसे मेजर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। यदि 180 है
तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब 180 होगा तो आपको मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पाई आएगा, माइनस पाई नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच है, और माइनस पाई में लगा हुआ है ऊपर इंटरवल और पाई में लगा हुआ है क्लोज इंटरवल, क्योंकि माइनस पाई कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 180 होगा तो हम कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव आएगा, मतलब पाई आएगा। तो इसका मतलब समझ गए। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे। तो इसकी शॉर्टकट मेथड है, ये 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप से आप निकाल सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि आपको पहले अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा निकलेगा tan इनवर्स b अपॉन ए। अब ये b और a क्या है, ये बी ए है, जैसे यदि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, तो ये है b, ये है a। समझ आ गया। तो पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने के बाद हम ये चेक करेंगे कि a और b, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आर्गेंट प्लेन पर किस क्वाड्रेंट में। तो हम चेक करेंगे कि a कॉमा b किस क्वाड्रेंट में। चेक करने के बाद यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा आंसर होगा अल्फा, ये अल्फा है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा अल्फा अल्फा। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारा आंसर होगा पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा आंसर होगा अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा आंसर होगा माइनस पाई। तो ये टेबल आपको याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे भी याद रखना आसान है, इन दोनों को याद करो, ये अल्फा है, ये पाई माइनस अल्फा है। बस ये याद हो गया तो बस दोनों में नीचे क्या किया है, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया अल्फा माइनस पाई, और ये बन गया माइनस पाई माइनस अल्फा, है ना। और ये अल्फा है, ए नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा होगा, मैं हटा दे रहा हूँ इसे। तो इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए इसे कंपेयर करो a प्लस आयोटा b से। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -√3, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप करो, हमें अल्फा निकालना है। तो अल्फा मतलब वो कैसे निकलेगा, tan इनवर्स मोड ऑफ b माइनस ए। b क्या है, मोड लगा हुआ है तो √3 अकेला लिख सकते हैं अपॉन 1। तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू आ रहा है √3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/3, 60 आ रही ना, π/3 आ गई। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं कि a, b ये किस क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 1, -√3, ये किस क्वाड्रेंट में, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आंसर होगा माइनस अल्फा के रूप में। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, π/3, तो फाइनल आंसर आ गया -π/3। समझ आ गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप है अल्फा निकालना, सेकेंड स्टेप है चेक करना कि वो किस क्वाड्रेंट में है, और जिस क्वाड्रेंट में होगी उस हिसाब से आंसर दे देंगे। हमारा ये क्वेश्चन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था तो हमारा आंसर आ गया -π/3, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आसान है। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहले कंपेयर करो, a इक्वल टू क्या आ रहा है -1, b इक्वल टू आ रहा है, वो भी आ रहा है -1। तो पहले निकाल लो अल्फा की वैल्यू। तो ऐसा भी निकाल सकते हो कि tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए। b क्या है -1 अपॉन a क्या है, वो भी -1। तो tan अल्फा इक्वल टू आ गया 1, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 45, π/4। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, -1, -1। तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा क्या है π/4 माइनस पाई, क्या आ जाएगा -3 π/4। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे, तो इसे आप सॉल्व करो। और देखिए जब भी क्वेश्चन आता है तो आप यहीं पर चेक कर लिया करोगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने चेक किया कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब हम कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि किस ऑप्शन में आंसर नेगेटिव में नहीं है, तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसका भी आप जब आंसर निकालोगे तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, -1, -3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब इसका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हो तो पॉजिटिव आंसर आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हो तो नेगेटिव आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है। अब इन 4 क्वेश्चन को देखिए।
फर्स्ट में लिखा हुआ है z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 मतलब 2 प्लस 0 आयोटा, मतलब 2,0। तो आर्गन प्लेन पर 2,0 कहाँ पर आएगा, 2,0 यहाँ पर आएगा। तो अब ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो होगा 0। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि कोई पॉइंट पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट, तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो आता है 0, ठीक है। और यदि कोई पॉइंट पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होता है, तो कितना एंगल बन रहा है, π/2। तो यहाँ का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो होगा π/2, ठीक है। और यदि कोई पॉइंट नेगेटिव रियल एक्सिस पर है, यदि कोई पॉइंट नेगेटिव रियल एक्सिस पर है, कितना एंगल बन रहा है, तो देखिए कितना एंगल बन रहा है, पाई। तो यदि नेगेटिव रियल एक्सिस पर है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है पाई। और यदि कोई पॉइंट नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो उसका आर्गुमेंट बताइए, तो उसका आर्गुमेंट कितना हो रहा है, -π/2। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहे हैं ना, तो -π/2, क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन चारों को सॉल्व करिए। फर्स्ट वाले का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो तो 0 आ गया। सेकेंड वाले को देखिए, सेकेंड लिखा हुआ है 0 माइनस आयोटा, मतलब 0,-1। अब 0,-1 कहाँ पर होगा, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर। तो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो होता है -π/2। तो इस सेकेंड वाले का आंसर हो गया, सेकेंड वाले का आंसर है -π/2। थर्ड वाले में 3 आयोटा, 3 आयोटा मतलब 0,3, और 0,3 कहाँ पर होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर। तो यहाँ पर एंगल कितना है, π/2। थर्ड का आंसर आ गया π/2। और फोर्थ को देखिए, z इक्वल टू पाई, पाई मतलब पाई प्लस 0 आयोटा, मतलब π,0। अब π,0 कहाँ पर होगा, पाई मतलब 3.14, मतलब यहाँ पर होगा। तो इस पर एंगल कितना बन रहा है, 0। समझ आ गया। तो ये आपको याद रखना है, यदि कोई पॉइंट पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 होता है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/2 होता है, नेगेटिव रियल एक्सिस पर है तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो पाई होता है, और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π/2 होता है, ठीक है। बाकी ये जो सॉल्व करने का तरीका है वो तब है जब दोनों की वैल्यू दी हो, ठीक है, तब हम इस शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। और बाकी मैंने इन चारों का बता दिया। यदि एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक होता है लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। अब ये लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट कब आता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं। तो यदि जैसे ये आर्गन प्लेन है, यदि पॉइंट यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब हम कैसे मेजर करेंगे, तब हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और यदि पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, तब हम कैसे मेजर करेंगे, तब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव बताना है। और यदि थर्ड क्वाड्रेंट में यदि पॉइंट, तब कैसे मेजर करेंगे, तब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव आर्गुमेंट बताना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे। समझ आ गया। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, तो देखिए जैसे यदि कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो है क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, ये है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो यदि प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया, बस इसे आप माइनस कर दो 360 से, क्योंकि पूरा क्या है 360 है ना, मतलब 2π में से माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल पॉजिटिव आर्गुमेंट। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो अब मुझे बताइए, यदि कोई पॉइंट यहाँ पर है, मतलब इस पॉइंट पर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, तो इस पॉइंट का पॉजिटिव मतलब लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या होगा, बताइए क्या होगा, सोचिए। 0 होगा कि 2π होगा, तो 0 नहीं होगा क्योंकि नाम देखिए, नाम में है पॉजिटिव आर्गुमेंट और 0 पॉजिटिव नहीं होता है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसका ये इस पॉइंट का जो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट होगा वो होगा 2π। समझ आ गया। तो 0 नहीं होगा, क्या होगा 2π। और यदि कोई पॉइंट पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो उसका क्या होगा लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, तो वो होगा π/2। और यदि इस पॉइंट पर है, मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस पर
पॉइंट यहाँ पर है तो क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, तो वो होगा पाई। और यदि कोई पॉइंट यहाँ पर है, मतलब नेगेटिव इमेजिनरी एक्सेस, तो यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, तो वो होगा 3π/2। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट इस लाइन पर क्या होता है, वो होता है 2π, यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर होता है पाई, और यहाँ पर होता है 3π/2। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0, इस पॉइंट पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है π/2, इस पॉइंट पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है पाई, और इस पॉइंट पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है -π/2। इन दोनों को आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। वैसे ज़्यादातर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही पूछा जाता है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट उतना फेमस नहीं है, लेकिन क्या पता पूछा जाए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका यदि आपको मतलब पता होगा कि इसका मतलब क्या है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट मतलब आपको सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करना है, तब आप इसका आंसर बता पाओगे। और लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो आ रहा है 2π। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट बताना है और 0 पॉजिटिव नहीं होता है। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज भी बता दो। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की रेंज होती है 0 से लेकर 2π तक, और 0 में होता है ओपन इंटरवल और 2π में होता है क्लोज इंटरवल। समझ आ गया। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसकी रेंज क्या देखी थी हमने, -π से π तक, और -π में आता है ओपन इंटरवल और पाई में आता है क्लोज इंटरवल। यही देखा था ना यहाँ पर। तो ये दोनों रेंज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए